नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि दो एकदम अलग-अलग लगने वाले सब्जेक्ट्स, मान लीजिए ज्योग्राफी और लॉ, इनके बीच कोई गहरा छिपा हुआ कनेक्शन हो सकता है? आज हम भारत के नक्शे और उसके संविधान के बीच के इसी कह सकते हैं रहस्यमयी रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भई एक देश के नक्शे का उसके संविधान से क्या लेना-देना हो सकता है। मतलब एक तरफ तो है जमीन, सीमाएं, राज्य और दूसरी तरफ है रूल्स, लॉज, आर्टिकल्स। कहाँ नक्शा और कहाँ संविधान। पर यकीन मानिए, इन दोनों के बीच एक बहुत ही मजबूत और गहरी कड़ी है। देखिए, बात यह है कि जब हम संविधान को अकेले पढ़ते हैं ना, तो वो फ्रैंकली बड़ा बोरिंग और मुश्किल लग सकता है। और नक्शों को अकेले देखो तो क्या है, बस रटना ही तो है। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को एक साथ रख के देखते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं, तो एक बिल्कुल नई, एक पावरफुल अंडरस्टैंडिंग सामने आती है। एक ऐसी समझ जो हमें भारत की असलियत, उसकी आत्मा को समझने में मदद करती है। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था कि नक्शे और संविधान में क्या कनेक्शन है, उसका जवाब हमें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो भारत के संविधान के पन्नों में ही छिपा हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा राज सिर्फ 3 क्रूशियल शब्दों पर टिका है। बस 3 शब्द जो भारत की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसकी सीमाओं की कहानी बताते हैं और ये डिफाइन करते हैं कि भारत असल में है क्या। ये रहा वो आर्टिकल। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब इसमें जो सबसे सबसे जरूरी शब्द हैं वो हैं राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, ये शब्द ऐसे ही रैंडमली नहीं चुन लिए गए। ये एक बहुत सोचा समझा, एक बहुत विजनरी फैसला था जिसने भारत का फ्यूचर तय कर दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इस पूरे एनालिसिस का आप कह सकते हैं दिल है। हमारे संविधान बनाने वालों ने फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द क्यों चुना? क्या फर्क है इन दोनों में? इसी एक शब्द के फर्क में पूरा राज छिपा है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत के जो राज्य हैं वो किसी अग्रीमेंट या समझौते के तहत एक साथ नहीं आए हैं और इसीलिए उन्हें देश से अलग होने का कोई जरा सा भी अधिकार नहीं है। वो इस यूनियन का एक अटूट हिस्सा है। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए भारत की तुलना अमेरिका जैसे एक फेडरेशन से करते हैं। देखिए, अमेरिका में क्या हुआ, वहां जो आजाद राज्य थे उन्होंने मिलकर एक समझौते के तहत एक देश बनाया। मतलब पावर राज्यों से सेंटर की तरफ गई। लेकिन भारत में इसका ठीक एकदम उल्टा हुआ है। यहां सेंटर ने राज्यों को बनाया है, यूनियन ने स्टेट्स को बनाया है, ना कि स्टेट्स ने मिलकर यूनियन को। तो क्रूशियल पॉइंट यही है, यहां पावर का फ्लो सेंटर से स्टेट्स की तरफ है, स्टेट से सेंटर की तरफ नहीं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट यानी केंद्र जब चाहे राज्यों की बाउंड्रीज बदल सकता है, उनके नाम बदल सकता है, यहां तक कि नए राज्य भी बना सकता है। और ये पूरी डिस्कशन हमें एक बहुत ही पावरफुल और डिफाइनिंग आइडिया की तरफ ले जाती है। और वो आइडिया है अन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब एक ऐसा संघ जो अविनाशी है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर के राज्य विनाशी हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। ये लाइन पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्टली समझा देती है। मतलब भारत एक देश के तौर पर इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर के जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं। मतलब सेंटर उनकी सीमाएं, उनके नाम और हाँ, यहां तक कि उनके एग्जिस्टेंस को भी बदल सकता है। तो सवाल यह है कि ये इतना मैटर क्यों करता है, इसकी अहमियत क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक आइडिया है जो देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करता है। यही हमारी नेशनल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, यही सेंट्रल अथॉरिटी को मजबूती देता है और सबसे जरूरी बात, ये देश को टूटने से, फ्रैगमेंट होने से बचाता है। ये एंश्योर करता है कि भारत हमेशा एक रहे, एकजुट रहे। तो अगली बार जब भारत का नक्शा देखें तो बस उसे राज्यों और सीमाओं की एक तस्वीर की तरह मत देखिएगा। याद रखिएगा कि वो नक्शा, उस पर बनी हर एक लकीर संविधान के आर्टिकल 1 में लिखी उसे गहरी, दूर की सोच का नतीजा है। एक ऐसी सोच जो आज भी इस अरबों लोगों के विशाल देश को एक धागे में पिरोए हुए है, एक साथ बांधे हुए है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नक्शे के बारे में। ये जो नक्शा हम आज देखते हैं ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में इसे बदला जा सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में नए राज्य बनते कैसे हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें चलाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प संवैधानिक सफर।
तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, भारत में एक नया राज्य बनता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को अलग करने की बात नहीं है। ये सवाल ना सीधा हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे की जड़ से जुड़ा हुआ है। वही ढांचा जिस पर केंद्र और राज्यों के बीच पावर का बैलेंस टिका है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम उस मास्टर की के बारे में जानेंगे जिससे राज्य बनते हैं। फिर देखेंगे कि पार्लियामेंट के पास क्या-क्या शक्तियां हैं। इसके बाद कुछ असली उदाहरणों से समझेंगे कि नक्शा कैसे बदलता है। फिर बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की और आखिर में दिल्ली के बहुत ही खास केस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस पूरी प्रक्रिया की जो जड़ है, जो चाबी है, वो हमारे संविधान के एक बहुत ही जरूरी आर्टिकल में है, आर्टिकल 3। हाँ, इसे मास्टर की कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट को, मतलब संसद को, ये खास पावर देता है कि वो भारत के पॉलिटिकल मैप को बदल सके। और सोचिए, ये कितनी बड़ी शक्ति है। तो सवाल ये है कि ये मास्टर की करती क्या है, मतलब संसद के पास असल में क्या-क्या करने की ताकत है। देखिए, इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को 4 मेन पावर्स मिलती हैं। चलिए एक-एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये 4 पावर्स हैं। पहला, संसद एक बिल्कुल नया राज्य बना सकती है। दूसरा, किसी भी मौजूदा राज्य का एरिया उसे बढ़ा सकती है या घटा सकती है। तीसरा, किसी भी राज्य की बाउंड्री यानी सीमाओं को बदल सकती है। और चौथा, किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। मतलब इन 4 कदमों से भारत का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। अच्छा, यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है कि भाई इस पूरे प्रोसेस में राज्यों का क्या रोल है? क्या उनसे पूछा जाता है? तो देखिए, संविधान ये कहता है कि जिस राज्य पर असर पड़ रहा है उसकी विधानसभा से राय तो ली जाएगी, लेकिन उस राय को मानना या ना मानना ये पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर करता है। मतलब उनकी मंजूरी जरूरी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि फाइनल डिसीजन लेने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। चलिए अब थियरी से हटकर कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मतलब देखते हैं कि असल में आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके भारत का नक्शा कब कब बदला गया। इससे पूरा मामला और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे हाल का और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा एग्जाम्पल है 2014 का, जब तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ये जो हुआ, ये आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के जरिए हुआ, जिसमें आर्टिकल 3 का ही इस्तेमाल किया गया था। ये इस आर्टिकल की पावर का एक जीता जागता सबूत है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो साल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश से कटकर बना उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड और मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़। अब यहाँ एक पैटर्न दिखता है ना? इन तीनों राज्यों के बनने के पीछे जो बड़े कारण थे वो थे डेवलपमेंट का असंतुलन या फिर किसी खास इलाके की अपनी अलग पहचान, जैसे कि जंगल या आदिवासी इलाके। तो ये तो हुई राज्यों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और भारत की दूसरी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर आते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। इनको चलाने का तरीका राज्यों से काफी अलग होता है और इसका आधार है आर्टिकल 239। यह आर्टिकल साफ साफ कहता है कि यूनियन टेरिटरीज को भारत के राष्ट्रपति एडमिनिस्टर करते हैं और वो ये काम करते हैं एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए, जिन्हें वो अपॉइंट करते हैं। मतलब सीधा सा है, यहां कंट्रोल सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होता है। अब आते हैं सबसे पेचीदा और अनोखे केस पर, दिल्ली। देखिए, दिल्ली ना तो पूरी तरह से एक राज्य है और ना ही एक आम यूनियन टेरिटरी। ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग कैटेगरी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, पुडुचेरी और दिल्ली दोनों ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां अपनी विधानसभा है, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा संवैधानिक फर्क है। पुडुचेरी को विधानसभा मिलती है आर्टिकल 239A के तहत, वहीं दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिलता है आर्टिकल 239AA से। इसी आर्टिकल की वजह से दिल्ली में विधानसभा के साथ साथ एक मुख्यमंत्री भी होता है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। कुछ बहुत जरूरी पावर्स जैसे कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, ये केंद्र सरकार ने अपने पास रखी हैं। और इसी खास अरेंजमेंट की वजह से दिल्ली को अक्सर क्वाजी स्टेट या अर्ध राज्य कहा जाता है। मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हेल्थ, एजुकेशन जैसे बहुत से डिपार्टमेंट तो हैं, लेकिन 3 सबसे जरूरी चीजें, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, ये सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है।
भारत की जो सीमाएं हैं वो सिर्फ जमीन पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं, नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा की आप कह सकते हैं पहली दीवारें हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारे देश का भूगोल और हमारा संविधान दोनों मिलकर इन सीमाओं की रक्षा करते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। भारत के नक्शे को जरा मन में लाने की कोशिश कीजिए। क्या दिख रहा है? वो लंबी समुद्री तटरेखा, उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़, और हाँ, वो लंबी लंबी जमीनी सीमाएं जो हमें अपने पड़ोसियों से जोड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। ठीक है, तो अब जो नक्शा मन में बनाया है ना, उसी पर हमारे साथ एक चक्कर लगाते हैं। हम भारत की सीमाओं का एक क्लॉकवाइज टूर करेंगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और देखेंगे कि कौन कौन से राज्य इन सरहदों पर तैनात हैं। अपनी ये यात्रा हम शुरू करते हैं पश्चिम से, पाकिस्तान की सीमा से। यहां देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बर्फीले पहाड़ हैं, तो वहीं पंजाब के हरे भरे खेत भी हैं। और नीचे जाएं तो राजस्थान का तपता रेगिस्तान और गुजरात का तटीय इलाका, मतलब हर तरह का भूगोल है यहाँ। और यही बात इस सीमा को बहुत खास और चुनौतीपूर्ण बना देती है। अच्छा, अब जरा उत्तर और पूरब की तरफ मुड़ते हैं, जहां हमारी सीमा चीन से मिलती है। ये दुनिया की सबसे लंबी और कह सकते हैं कि रणनीतिक रूप से सबसे अहम सीमाओं में से एक है। ये लद्दाख से शुरू होती है, फिर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों से गुजरती है, सिक्किम को छूती है और फिर एकदम पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक चली जाती है। और अब हमारी इस यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है वो है पूरब में, म्यांमार की सीमा पर। यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्य हैं। ये इलाका सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही बहुत अमीर नहीं है, बल्कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक बहुत ही जरूरी दरवाजा है, जो हमें दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। तो ये तो हमने भूगोल देख लिया, लेकिन इन सीमाओं का मतलब सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें तो होता नहीं है। तो अब आते हैं असली सवाल पर, इन इलाकों की सुरक्षा और यहाँ के शासन के सवाल पर। तो ये जो हमने पूरा नक्शा देखा, इसे देखकर एक सवाल तो मन में आता है ना, कि भाई इतनी विशाल और अलग अलग तरह की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ उन राज्यों की जिम्मेदारी है जो सीमा पर हैं, या फिर किसी और की भी? इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधा हमारे देश के संविधान में मिलता है, और वो जवाब है आर्टिकल 355। यही वो अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य के बारे में बताता है। तो आखिर ये आर्टिकल 355 है क्या? देखिए, अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये संविधान का वो प्रावधान है जो केंद्र सरकार को ये ड्यूटी देता है कि वो राज्यों की रक्षा करे। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो केंद्र सभी राज्यों को देता है। ये आर्टिकल केंद्र सरकार को दो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां देता है। पहली, देश को किसी भी बाहरी हमले यानी एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना, और दूसरी, किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई बड़ी गड़बड़ी या अशांति हो जाए तो उससे भी उस राज्य की रक्षा करना। और ये दोनों ही बातें देश की एकता और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब इस कानूनी बात को जरा जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं, मतलब कानून की किताबों से बाहर निकलकर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या होता है। तो होता यह है कि जब भी बॉर्डर वाले राज्य में सुरक्षा की बात आती है ना, तो ये आर्टिकल 355 एक तरह की नींव बन जाता है। इसी के आधार पर केंद्र सरकार कई बार बड़े और कड़े सुरक्षा उपाय लागू करती है। मतलब ये सिर्फ एक कागजी नियम नहीं है, इसका असर जमीन पर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आइए अब ये समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले किसी खतरे की पहचान होती है, चाहे वो बाहरी हमला हो या राज्य के अंदर की कोई बड़ी अशांति। फिर केंद्र सरकार की आर्टिकल 355 वाली ड्यूटी सामने आती है, और फिर इसी के आधार पर अगर जरूरत पड़े तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA या फिर राष्ट्रपति शासन जैसे कड़े कदम उठाए जाते हैं। नमस्ते। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है जिसके बारे में अक्सर बात होती है, आर्टिकल 371, लेकिन इसे लेकर ना बहुत कंफ्यूजन है। तो आज इसी को समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सवाल यही है कि आखिर ये आर्टिकल 371 है क्या? इतना कंफ्यूजन क्यों है इसके आसपास? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एकदम सिंपल तरीके से। अच्छा, सबसे पहली बात जो शायद आपको चौंका दे वो ये है कि आर्टिकल 371 कोई एक अकेला आर्टिकल है ही नहीं। जी हाँ, ये असल में कई आर्टिकल्स की एक पूरी सीरीज है, और बस यही एक बात इसे समझने का पूरा नजरिया बदल देती है। तो चलिए फिर इस पूरी सीरीज की गहराई में उतरते हैं। एक नहीं बल्कि 11 अलग अलग प्रावधान हैं।
देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू होती है आर्टिकल 371 से। फिर जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गईं, इसमें नए हिस्से जुड़ते गए, 371 ए, बी, सी, और ये सिलसिला चलता गया 371 जे तक। तो कुल मिला के ये 11 खास प्रावधानों का एक पूरा सेट बन गया। अब सवाल ये है कि कौन से राज्य हैं ये और क्यों इन्हें इन खास प्रावधानों की जरूरत पड़ी। चलिए जरा और करीब से देखते हैं। अब जरा इस लिस्ट को देखिए, आपको दिखेगा कि हर राज्य की कहानी अलग है। नागालैंड में आर्टिकल 371 ए की वजह है वहाँ के ट्राइबल कस्टम्स यानी जनजातीय रीति रिवाज। तो वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 371 डी का मकसद है रीजनल बैलेंस यानी क्षेत्रीय संतुलन। और सिक्किम का 371 एफ तो उसके भारत में विलय की शर्तों से जुड़ा है। मतलब हर प्रावधान के पीछे एक बहुत ही खास और बहुत ही यूनिक वजह है। तो एक पैटर्न जो यहाँ साफ दिखता है वो है सांस्कृतिक पहचान को बचाना। मिसाल के तौर पर नागालैंड और मिजोरम को लीजिए। इन राज्यों के लिए बने प्रावधान ये पक्का करते हैं कि कोई भी ऐसा कानून जो उनके रीति रिवाजों को छूता हो वो उनकी सहमति के बिना लागू नहीं हो सकता। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना खूबसूरत है, देश को एक रखते हुए भी हर इलाके की अपनी पहचान का सम्मान करता है। अब दूसरी तरफ देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में फोकस कल्चर से ज्यादा डेवलपमेंट पर है। मतलब इन प्रावधानों का मकसद ये है कि पिछड़े इलाकों को भी विकास के बराबर मौके मिले, चाहे वो पढ़ाई हो या सरकारी नौकरी। तो साफ है, संविधान ने वन साइज फिट्स ऑल वाला रवैया नहीं अपनाया, जहां जैसी जरूरत वैसा समाधान। ठीक है, तो अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। इन सारे राज्यों में क्या कोई कॉमन धागा है, कोई पैटर्न है जो इन सबको जोड़ता हो? जरा इन राज्यों के नाम सोचिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। कुछ ख्याल आ रहा है? कोई ज्योग्राफिक कनेक्शन? सोचिए जरा। बिल्कुल, यहाँ एक बहुत ही साफ पैटर्न है। इनमें से ज्यादातर राज्य या तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हैं और कई राज्यों में बहुत बड़ी ट्राइबल आबादी है जिनके अपने रीति रिवाज, अपनी जीवन शैली है। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। और यहीं से हम इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, आखिर इन प्रावधानों की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो देखिए, इसका सार बस इतना सा है। ये जो आर्टिकल 371 की पूरी सीरीज है ना, ये किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है टेलर्ड गवर्नेंस, मतलब जैसा देश वैसा भेस। संविधान इस बात को समझता है कि भारत के कुछ इलाकों की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग संस्कृति है, और उन पर एक ही लाठी से सबको हाँकने वाला कानून नहीं चल सकता। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में ही कुछ जगहों पर बाकी देश से अलग कानून क्यों चलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा भारतीय संविधान के दिल में ले जाता है, खासतौर पर इसकी 5वीं और 6ठी अनुसूची में। तो आज हम इन्हीं दो जरूरी लेकिन अक्सर कंफ्यूजिंग हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? मतलब एक ही देश के अंदर कुछ समुदायों को इतनी पावर दी गई है कि वो अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए अपने मामले खुद ही चला सकें। और बस यहीं पर एंट्री होती है 5वीं और 6ठी अनुसूची की। चलिए इस दिलचस्प विषय में और गहराई से उतरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारीकियों में जाएं, एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे समझना होगा, विशेष जनजातीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट। तो ये अनुसूचित क्षेत्र आखिर है क्या? सोचकर देखिए, भारत में एक ऐसा इलाका है जहां कोई खास आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से रह रहा है, जिनकी अपनी भाषा है, अपने रीति रिवाज हैं और चीजों को चलाने का अपना एक तरीका है। संविधान इन इलाकों को उनकी इस यूनिक पहचान को बचाने के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। बस ये ही है पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब बेसिक्स क्लियर हैं। चलिए पहली पहेली को सुलझाते हैं। 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो है वो मुख्य रूप से सेंट्रल इंडिया के उन इलाकों पर लागू होती है जहां आदिवासी आबादी बहुत ज्यादा है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे राज्य भारत के बिल्कुल बीच में हैं और ये मिलकर एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहां एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ असली पावर गवर्नर के हाथ में होती है, हालांकि ओवरऑल कंट्रोल प्रेसिडेंट का ही रहता है।
गवर्नर को सलाह देने के लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी होती है। और सबसे बड़ी पावर क्या है? गवर्नर ये तय कर सकता है कि पार्लियामेंट का बनाया कोई कानून इन इलाकों में लागू होगा या नहीं। ये एक बहुत बड़ी पावर है जो गवर्नर को आदिवासी हितों की रक्षा के लिए कानूनों को बदलने की ताकत देती है। तो ये तो थी 5वीं अनुसूची। अब चलते हैं 6ठी अनुसूची की तरफ और देखते हैं कि ये अलग कैसे है। यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फर्क है वो है इसका ज्योग्राफिकल फोकस। 6ठी अनुसूची सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए है। इसके अंदर आते हैं 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये राज्य नॉर्थ ईस्ट में है, एक ऐसा इलाका जिसका अपना एक अलग इतिहास और बहुत विविध आदिवासी आबादी है। 6ठी अनुसूची में पावर का सेंटर हैं ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एडीसीज। ये समझिए कि ये लोकल सरकारें हैं जिन्हें आदिवासी समुदाय अपने मामले खुद मैनेज करने के लिए चुनते हैं। ये 5वीं अनुसूची से बिल्कुल अलग है, जहां पावर गवर्नर के हाथ में थी। इन एडीसीज के पास ना काफी जबरदस्त पावर्स होती हैं। वो अपने लोकल मामलों के लिए खुद कानून बना सकते हैं, टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं और पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल सकते हैं। जैसे एक एडीसी जमीन, विरासत और शादी जैसे मामलों पर कानून बना सकता है, ताकि ये पक्का हो कि लोकल रीति रिवाज और परंपराएं सुरक्षित रहें। तो कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ज्यादा सेल्फ रूल। यहाँ लोकल कम्युनिटीज को अपने मामले चलाने के लिए बहुत ज्यादा आज़ादी दी जाती है, जो नॉर्थ ईस्ट के कई आदिवासी ग्रुप्स की पुरानी परंपरा को भी दिखाता है। तो अभी तक हमने दोनों को अलग अलग समझा। अब एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने रख कर कंपेयर करते हैं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिए, ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। एरिया की बात करें तो 5वीं अनुसूची सेंट्रल इंडिया के लिए है, जबकि 6ठी नॉर्थ ईस्ट के लिए। पावर सेंटर को देखें तो 5वीं अनुसूची में ये गवर्नर है जो राज्य का अपॉइंटेड प्रतिनिधि है, जबकि 6ठी में ऑटोनॉमस काउंसिल है जिसे लोकल लोग खुद चुनते हैं। और सबसे बड़ा फर्क ऑटोनॉमी का। 5वीं अनुसूची में कम आज़ादी है और फोकस सुरक्षा पर ज़्यादा है, जबकि 6ठी अनुसूची में बहुत ज़्यादा आज़ादी है जहां जोर सेल्फ रूल पर है। तो ठीक है, ये सारे टेक्निकल डिटेल्स तो हो गए, पर आखिर में सवाल ये उठता है कि ये अनुसूचियां इतनी ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब इनके मकसद में ही छुपा है। इन दोनों अनुसूचियों को भारत के आदिवासी समुदायों की अनोखी संस्कृति, परंपराओं और उनके खुद शासन करने के अधिकार को बचाने के लिए ही बनाया गया है। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि ये भारत की डाइवर्सिटी को बचाने का एक संवैधानिक वादा है, जो ये मानता है कि हमारी असली ताकत हमारी अलग-अलग आवाज़ों में ही है। नमस्ते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में एक बात तो पक्की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से ना सच में एक पहेली जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर उन्हें थोड़ा घुमावदार बनाया गया हो। पर कोई बात नहीं, आज हम सब मिलकर इस पहेली को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा देंगे। और देखिए, असली दिक्कत यहीं पर आती है। यही वो खास आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स हैं जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारे कीमती मार्क्स चले जाते हैं। ये ऐसी गलतियां हैं जो लगभग सबसे हो जाती हैं, लेकिन अब और नहीं। तो आज का हमारा मिशन बस यही है, इस बातचीत के आखिर तक जो टॉपिक सबसे मुश्किल लगते थे ना, वही सबसे आसान लगने लगेंगे। ये पक्का है। तो क्या कहते हैं, तैयार है? चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम उन मुश्किल हिस्सों यानी एक्सेप्शंस और स्पेशल केसेस पर कूदें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम भारत संघ की एकदम बेसिक बातें समझ लें। क्योंकि देखिए, अगर नींव ही मजबूत होगी तो इमारत तो अपने आप खड़ी रहेगी, है ना? तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। हमारे संविधान के हिसाब से भारत आखिर है क्या? क्या ये बस कुछ राज्यों का एक ग्रुप है, मतलब एक फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन, या फिर कुछ और इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ लिखा है आर्टिकल 1 में। ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और ये जो शब्द है ना, यूनियन, ये बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इस संघ से अलग नहीं हो सकता। ये एक अटूट रिश्ता है। ठीक है, अब एक और ऐसे सवाल पर आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मान लीजिए एक नया राज्य बनाना है या किसी पुराने राज्य की बाउंड्री बदलनी है, तो ये पावर संसद को कौन से आर्टिकल से मिलती है? और इसका जवाब है आर्टिकल 3। बस ये एक नंबर याद रखना है।
संसद को नए राज्य बनाने की पावर, राज्यों की सीमाएं बदलने की पावर या उनका नाम तक बदलने की पावर, सब कुछ आर्टिकल 3 से ही मिलती है। चलिए अब हम उस एरिया में एंटर कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मेरा मतलब है वो आर्टिकल्स जो कुछ खास इलाकों को स्पेशल स्टेटस देते हैं। सच कहूं तो यही असली एग्जाम ट्रैप्स हैं। तो ये रहा एक क्लासिक सवाल। हम सब जानते हैं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पर फिर भी उसकी अपनी विधानसभा है ना थोड़ा अलग? तो ये जो खास अरेंजमेंट है, ये किस आर्टिकल की वजह से है? और इसका जवाब है आर्टिकल 239 AA। जी हाँ, यही वो मैजिकल आर्टिकल है जो देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली को एक यूनिक स्टेटस देता है। इसको तो बस दिमाग में लॉक कर लीजिए। जब भी दिल्ली का जिक्र आए तो तुरंत 239A दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, दिल्ली से अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। एक और ऐसा राज्य है जिसके लिए हमारे संविधान में स्पेशल प्रोविजंस हैं, और वो है नागालैंड। तो इससे जुड़ा आर्टिकल कौन सा है? और यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। जवाब है आर्टिकल 371A। ये खासतौर पर नागालैंड की जो यूनिक कल्चरल और हिस्टोरिकल पहचान है उसे बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये असल में आर्टिकल 371 से लेकर 371J तक की एक पूरी सीरीज का हिस्सा है। इस सीरीज में महाराष्ट्र, गुजरात और कई दूसरे राज्यों के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। और अब बारी है आखिरी और शायद सबसे बड़े कंफ्यूजन की, 5th और 6th शेड्यूल के बीच का फर्क। देखिए, दोनों का मकसद तो एक ही है, ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करना, लेकिन उनका दायरा, उनका स्कोप बिल्कुल अलग है। तो सवाल यही बनता है जो दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देगा। कौन सा शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया से डील करता है, 5th या 6th? ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। 5th शेड्यूल जो है वो देश के बाकी हिस्सों के ट्राइबल एरियाज, खासकर सेंट्रल इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। वहीं 6th शेड्यूल का फोकस सिर्फ और सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों पर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बस। तो याद रखिए, अगर सवाल में नॉर्थ ईस्ट का जिक्र है तो जवाब हमेशा 6th शेड्यूल ही होगा। बहुत बढ़िया, अब वक्त आ गया है कि इन सभी पॉइंट्स को हमारे दिमाग में एकदम पक्के तौर पर लॉक कर लिया जाए। तो तैयार हो जाइए एक फटाफट फाइनल रिवीजन के लिए। चलिए हर जरूरी पॉइंट को एक बार फिर से दोहराते हैं। पूरा ध्यान यहीं पर, क्योंकि इसके बाद कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। चलिए फटाफट दोहराते हैं। भारत क्या है? एक यूनियन, आर्टिकल 1। नया राज्य बनाना, आर्टिकल 3। यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 239। दिल्ली का स्पेशल स्टेटस, 239AA। स्पेशल स्टेट्स की सीरीज, 371। सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल एरियाज, 5th शेड्यूल। और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज, 6th शेड्यूल। है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर? और यही तो हमारा मकसद था। अब जब भी एग्जाम में इन टॉपिक्स से जुड़ा कोई सवाल सामने आएगा तो जवाब दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो जिस पहेली से हमने ये बातचीत शुरू की थी उसे अब हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के ये मुश्किल जाल अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं। मिशन अकम्प्लिश्ड। अब जरा सोचिए, संविधान का और ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे इसी तरह आसान बनाने की जरूरत है? जरूर बताइएगा, क्योंकि सीखने और समझने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहना चाहिए।